रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी चल रहा था, 4 न्यूमेरिकल हो चुके थे, उसके आगे 5वां न्यूमेरिकल बता रहे हैं। प्रॉब्लम 5 लिखना। इफ द रेडियल and transverse velocity if the radial and the transverse velocity of a particle if the radial and the transverse velocity of a particle are always proportional to each other, then न्यूमेरिकल में कहा गया है इफ द रेडियल एंड द ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, अगर किसी पार्टिकल की रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, हमेशा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। मतलब जिस वक्त रेडियल वेलोसिटी बढ़ेगी उस वक्त ट्रांसवर्स वेलोसिटी बढ़ेगी, जिस वक्त ट्रांसवर्स वेलोसिटी घटेगी उस वक्त रेडियल वेलोसिटी भी घटेगी। आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देन पहली बात जो हमें दिखानी है, पहली बात शो दैट द पाथ दिखाइए कि द पाथ इज एन इक्विएंगुलर स्पाइरल। पहली बात कह रहे हैं अगर एक पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसकी रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल बनी हुई है, तो पहली चीज ये दिखाइए कि जो इसका पाथ होगा यानी पार्टिकल जिस रास्ते पर चल रहा है वो एक इक्विएंगुलर स्पाइरल को फॉलो कर रहा होगा। पहला पार्ट। दूसरा लिखना इसी में बी पार्ट है इफ इन एडिशन the radial and transverse acceleration are always proportional to each other, show that the velocity of the particle varies as some power of the radius vector न्यूमेरिकल समझना। इन्होंने कहा इफ द रेडियल एंड द ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, अगर किसी पार्टिकल की रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती बनी रहती है, शो दैट तब आप ये दिखाइए
द पाथ इज एन इक्विएंगुलर स्पाइरल, कि कर्व जिस पाथ पर चल रहा है वो पाथ एक इक्विएंगुलर स्पाइरल होगा, पहली बात। दूसरी बात, इफ इन एडिशन, यानी ऊपर वाली इंफॉर्मेशन के साथ आपको एक इंफॉर्मेशन और जोड़ करके दे रहे हैं, द रेडियल एंड द ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सिर्फ वेलोसिटी ही नहीं बल्कि रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। तो ऐसे केस में शो दैट, आप ये दिखाइए द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरीज, तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो इस तरीके से बदल रही है। अब वेलोसिटी यहाँ पर बोल रहे हैं, ना इन्होंने यहाँ पर रेडियल वेलोसिटी की बात की, ना इन्होंने ट्रांसवर्स की बात की, बल्कि इन्होंने टोटल वेलोसिटी की बात की। पार्टिकल की जो टोटल वेलोसिटी है वो इस तरीके से बदलेगी एज सम पावर ऑफ द रेडियस वेक्टर, जैसे टोटल वेलोसिटी v प्रोपोर्शनल टू द रेडियस वेक्टर r टू द पावर n। इस तरीके का हमको एक रिलेशन निकालना है। ठीक, न्यूमेरिकल नोट करो इसे। सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। जितना हमें दिया गया है उसी के हिसाब से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसके बाद सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, लिखना सॉल्यूशन। सबसे पहली बात जो हमें दी गई है उसे इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कहा कि जो आपकी रेडियल वेलोसिटी है और जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है ये हमेशा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल बनी हुई है। तो रेडियल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसवर्स वेलोसिटी, सबसे पहली इंफॉर्मेशन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। रेडियल वेलोसिटी हम लोग जानते हैं, रेडियल वेलोसिटी r डॉट होती है, और जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है उसे हम लोग जानते हैं r थीटा डॉट होती है। लिखना गिवन, जो दिया गया है, given that r dot proportional to transverse velocity r theta dot। ठीक, चाहे तो ब्रैकेट में यहीं पर लिख देना, रेडियल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ये ब्रैकेट में लिख देना। जिनको दिक्कत हो वो लोग ब्रैकेट में इसे लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद अगली बात, प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएं तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब इसी बात को लिखा जा सकता है, दिस इंप्लाइज दैट r डॉट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू r थीटा डॉट, लैम्डा r थीटा डॉट, और इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना। पहली इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया, रेडियल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसवर्स वेलोसिटी, इसलिए r dot proportional to the r theta dot, this implies that r dot is equal to lambda r theta dot, that's the equation number 1। r dot को अगर देखा जाए तो r dot को लिखा जाता है dr dt, तो इसे वापस उसी फॉर्म में लिख देते हैं, हमें मिलेगा r अथवा dr dt is equal to, सबको चेंज करते हैं तो ये तो हुआ lambda r और ये हो गया d theta dt। this implies that, यानी इस बात को लिखा जा सकता है dr dt इज इक्वल टू लैम्डा r d थीटा dt, यानी हम इसे केवल और केवल लिख सकते हैं, r को इस तरफ लेकर के आते हैं तो 1/r dr इज इक्वल टू, इधर जो हिस्सा बचा उसे लिख रहे हैं, इधर हमारे पास बच रहा है लैम्डा और केवल d थीटा, 1/r dr इज इक्वल टू लैम्डा d थीटा। वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई हो गया। जिस तुरंत हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देते हैं। लिखना इंटीग्रेटिंग इट वी गेट, न्यूमेरिकल का ऊपर का हिस्सा हटा रहे हैं, तब तक जिन्हें आ रहा है इसे इंटीग्रेट करें फटाफट। अभी हम केवल पहला हिस्सा कर रहे हैं, हम केवल पाथ निकाल रहे हैं। पोलर में हम जानते हैं जो पाथ होता है वो r और थीटा के बीच का रिलेशन होता है, तो हम r और थीटा के बीच का रिलेशन निकाल रहे हैं, और जो इक्वेशन आना चाहिए वो एक इक्विएंगुलर स्पाइरल के लिए इक्वेशन आना चाहिए। ठीक, लिखना इंटीग्रेटिंग इट, इंटीग्रेट करते हैं। 1/r का इंटीग्रेशन केवल और केवल कितना, log r, और इधर के हिस्से में देखा जाए तो इधर के हिस्से में लैम्डा d थीटा, यानी इंटीग्रेशन हो जाएगा केवल लैम्डा थीटा, दिस इज इक्वल टू लैम्डा थीटा। रही बात एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ऐड करने की, तो ऐड कर देते हैं इसी में, प्लस log c, ट्रांसफर कर लो दोनों को एक तरफ और इक्वेशन को जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी कि हमारे पास आया दिस इंप्लाइज दैट log, ये log r माइनस log c, यानी log r बाई c इज इक्वल टू लैम्डा थीटा। बेस e है, e को इधर शिफ्ट करते हैं, इसका मतलब हमारे पास है, जैसे log हटाएंगे दोनों साइड का एंटी लॉग लें
तो ये बन जाएगा r अपॉन c इज इक्वल टू e टू दी पावर लैम्डा थीटा। लिख दो फटाफट। यानी दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू c e टू दी पावर लैम्डा थीटा। और हम जानते हैं ये इक्वी एंगुलर स्पाइरल का समीकरण होता है, विच इज इक्वेशन ऑफ इक्वी एंगुलर स्पाइरल, which is equation of equiangular spiral। पहला हिस्सा हो गया, नोट कर लो इसे। हमेशा याद रखना जब जब आपको एक पाथ निकालने के लिए कहे कि आप पार्टिकल का पाथ निकालिए, तो हमारे पास केवल एक काम होता है पार्टिकल का पाथ निकालने के लिए, हम r और थीटा के बीच में एक रिलेशन बना देते हैं। r और थीटा के बीच में आया हुआ रिलेशन पोलर में कर्व का इक्वेशन कहा जाता है। पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में हमें ये निकालना है कि जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होगी रेडियस वेक्टर की कुछ इंटीग्रल पावर के। द पार्टिकल वेरीज द शो दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वेरीज, वो इस तरीके से बदल रही है एज सम पावर ऑफ द रेडियस वेक्टर। सॉरी इंटीग्रल पावर बोल दिए थे, इंटीग्रल पावर नहीं, सम पावर ऑफ द रेडियस वेक्टर। यानी वेलोसिटी भी प्रोपोर्शनल टू द रेडियस वेक्टर r टू द पावर n होना चाहिए। ये निकालना हमें। दूसरे में जो एडिशनल एक इंफॉर्मेशन और दी गई है उसका इस्तेमाल करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि जो इस बार रेडियल एक्सिलरेशन है वो ट्रांसवर्स एक्सिलरेशन के प्रोपोर्शनल है। अप्लाई करते हैं इसे। लिखना बी पार्ट में, इफ इन एडिशन ऑफ इक्वेशन 1, बी पार्ट, इफ in addition of equation 1, ठीक। इक्वेशन 1 का है या पार्ट ए कह रहे हैं कि पार्ट ए के एडिशन में, पार्ट ए बोला जाए ज्यादा बेहतर होगा। इफ इन एडिशन ऑफ पार्ट 1 का, जैसे पार्ट ए, ठीक। जो इंफॉर्मेशन और ऐड हो रही है वो है रेडियल एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसवर्स। देखो इस बात को, रेडियल एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ठीक। रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फार्मूला मेरे ख्याल से याद होना चाहिए। रेडियल का हम लोग जानते थे r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर होता था, और ट्रांसवर्स के लिए 1 अपॉन r करके होता था, 1 अपॉन r dt। इसके लिए हम लिख रहे हैं दिस इंप्लाइज दैट, लिखते चल रहे हैं वैसे याद आता जाएगा। ये होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, इसका मतलब d2r dt2 माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, r d थीटा dt का होल स्क्वायर। ये हुआ, चूंकि प्रोपोर्शनैलिटी है तो इसको इक्वलिटी में चेंज करेंगे, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, तो वहां पर लैम्डा माने थे, इसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट म्यू मान देते हैं। तो म्यू इनटू ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फार्मूला लगा दो। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है 1 अपॉन r, ठीक, विद इन ब्रैकेट d dt, 1 अपॉन r विद इन ब्रैकेट d dt ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट। ये होता है, इस तरीके से लिख देना बस। लिखो रेडियल एक्सेलरेशन d2r dt2 माइनस r d थीटा dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन 1 अपॉन r d dt ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक। इस थीटा डॉट को अगर चाहो तो d थीटा dt भी लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखते हैं कितना मिलेगा। एक काम करें, r वाले जितने टर्म हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, थीटा वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। यानी ये हमारे पास बनेगा दिस इंप्लाइज दैट d2r dt2 माइनस r d थीटा dt। अगर देखो d थीटा dt की कहीं से वैल्यू आ सकती है तो d थीटा dt की वैल्यू रख देते हैं, नहीं आती है तो यहीं से आगे बढ़ लिया जाएगा।
और इसकी वैल्यू आने का क्या है, अगर इक्वेशन 1 याद हो या जो पहली कंडीशन दी गई थी, पहली कंडीशन हमें ये दी गई थी कि रेडियल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल थी ट्रांसवर्स वेलोसिटी के। इक्वेशन नंबर 1 जाकर के देखो तो रेडियल वेलोसिटी dr dt थी, यानी r डॉट इज इक्वल टू, हम लोगों ने लिखा था r डॉट प्रोपोर्शनल टू ट्रांसवर्स वेलोसिटी, यानी r डॉट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू समथिंग। इक्वेशन नंबर 1 चेक करो अपनी अपनी कॉपी पर, अगर मिल गया हो तो ये था लैम्डा r थीटा डॉट, ये लिखा गया था। यहाँ से r डॉट की यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू निकाल लो, थीटा डॉट की वैल्यू आएगी, उठा करके यहाँ पर थीटा डॉट की वैल्यू रख देते हैं। तो थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ से अपने को मिलती है r डॉट अपॉन r थीटा डॉट, वापस उल्टा बोल रहे हैं, r डॉट अपॉन लैम्डा r, तो r इंटू r डॉट अपॉन लैम्डा r, ये थीटा डॉट की वैल्यू है टोटल का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, उधर वाले हिस्से को इसी तरीके से लिख दो, उधर वाला हिस्सा हुआ म्यू अपॉन r, ये तो बाहर ही पड़ा रहेगा, डी डी टी ऑफ r स्क्वायर, और थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ भी रख दो, तो थीटा डॉट r डॉट अपॉन लैम्डा r डॉट अपॉन लैम्डा r, और साइड में लिख देना यूजिंग इक्वेशन 1, यहीं पर लिख देना यूजिंग, ये लिखा हुआ है बगल में इक्वेशन 1, ठीक, नोट करो इसे फटाफट। सिंप्लीफाई किया जाए इसको तो दिस इंप्लाइज दैट d2r dt2 एज इट इज छोड़ दो, d2r dt2 अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। उधर वाले हिस्से को सिंप्लीफाई करें तो इधर वाले हिस्से को लिखा जा सकता है माइनस r, और सारी चीजें ओपन करके यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो 1 अपॉन लैम्डा r बाहर आया, 1 अपॉन लैम्डा r, ठीक। r डॉट को वापस लिख रहे हैं dr dt होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी तरीके से दूसरे वाले साइड पर देखते हैं, दूसरे वाले साइड में म्यू अपॉन r डी डी टी अपनी जगह पर ये लोग बरकरार है, r स्क्वायर डॉट r डॉट अपॉन लैम्डा r, इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहला काम तो r स्क्वायर से एक r, ये कैंसिल आउट होगा, वो आएगा r अपॉन लैम्डा इधर से, तो r अपॉन लैम्डा, और r डॉट की वैल्यू रख देते हैं, r डॉट को ओपन करके रखते हैं dr dt, ये नोट करो। दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास आया d2r dt2 माइनस, अब इस पर गौर करना, बाहर r है, अंदर में है r स्क्वायर, तो r से r स्क्वायर ये टर्म कैंसिल आउट करेंगे, यानी 1 अपॉन इधर बनेगा लैम्डा स्क्वायर इंटू r, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर r, और dr dt का होल स्क्वायर, dr dt होल स्क्वायर, ये टुकड़ा। इसी तरीके से बराबर के उस तरफ वाले हिस्से को सॉल्व कर रहे हैं, लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा को बाहर निकाल लेते हैं, तो म्यू अपॉन लैम्डा r, दिस इज इक्वल टू म्यू अपॉन लैम्डा r। बाकी वाले हिस्से को डिफरेंशिएट करो, अब गौर करना अंदर जो बचा हुआ है उसकी तरफ देखना, हमारे पास जो कि म्यू अपॉन लैम्डा r हो चुका है, तो अंदर में जो बच रहा है वो बच रहा है डी डी टी ऑफ r इंटू डी आर डी टी, r इंटू डी आर डी टी, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, और इसको जिस दिन डिफरेंशिएट करेंगे उस दिन हमारे पास बचेगा, या चाहो तो हम एक बार वैसे सीधे सीधे लिख दें, हालांकि लिखना अब बेवकूफ़ी वाला काम होगा, फिर भी लिख दे रहे हैं डी डी टी ऑफ ब्रैकेट के अंदर में r डी आर डी टी। जिन लोगों को आ रहा है वो लोग आगे तुरंत कैलकुलेशन बढ़ा देंगे, इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि तुम लोग मेरे सामने हो नहीं, जाने क्या पता कौन अटके इस पे कौन निकल जाए, इसीलिए इस चीज़ को हम इतना डिस्क्रिप्टिव लेकर के जा रहे हैं। दिस इज इक्वल टू, अब इधर ही हम सॉल्व कर ले रहे हैं, बाद में लास्ट लाइन लिख दी जाएगी एक साथ, तो म्यू अपॉन लैम्डा r
म्यू अपॉन लैम्डा आर, ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा देखना, आर को पहले छोड़ रहे हैं तो आर इंटू डी आर डी टी का डिफ्रेंसिएशन एक बार और, तो ये हो गया डी टू आर डी टी टू, ठीक, प्लस डी आर डी टी छूटेगा, आर का डिफ्रेंसिएशन डी आर डी टी, एक डी आर डी टी पहले से मौजूद है यानी डी आर डी टी होल स्क्वायर। ये लिखो इसे फटाफट। अब अगला काम होगा, जितने सेकंड डेरिवेटिव वाले टर्म हैं जैसे डी टू आर डी टी टू और ये डी टू आर डी टी टू, सेकंड डेरिवेटिव वाले टर्म को एक तरफ लेकर आएंगे और सिंगल डेरिवेटिव वाले जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाले टर्म है उनको सबको एक साइड में कर लेंगे। अब इतनी चीजें हमारे पास हैं, इन्हीं दोनों से बैलेंस करेंगे। इसे हम लिख दे रहे हैं दोबारा, इंप्लाइज दैट डी टू आर डी टी टू माइनस वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर आर डी आर डी टी होल स्क्वायर। ये पूरा हिस्सा सामने लिखा हुआ है। सेकेंड डेरिवेटिव वाले टर्म एक तरफ ला रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट इधर के हिस्से में डी टू आर डी टी टू अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको इधर लेकर के जाएंगे। सेकेंड डेरिवेटिव वाला हिस्सा देखना, आर से आर कैंसिल आउट होगा, ठीक, ये आर केवल इसके लिए कैंसिल आउट किया, हम इधर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए काट नहीं रहे हैं, ऐसे ही लिखते रहे। आर से आर कैंसिल आउट हुआ, बचा म्यू अपॉन लैम्डा डी टू आर डी टी टू प्लस साइन के साथ इधर आएगा तो माइनस म्यू अपॉन लैम्डा डी टू आर डी टी टू, यह हिस्सा हुआ, ठीक, इज इक्वल टू उधर वाले हिस्से में देखते हैं म्यू अपॉन लैम्डा आर डी आर डी टी होल स्क्वायर, म्यू अपॉन लैम्डा आर डी आर डी टी होल स्क्वायर, इधर का हिस्सा, इनको उधर लेकर के जाते हैं, नेगेटिव साइन उधर गया पॉजिटिव के साथ, प्लस वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर आर डी आर डी टी होल स्क्वायर। लिख दो इसे फटाफट। अगला काम हम ये करते हैं, डी टू आर डी टी टू इसे बाहर निकालते हैं, यानी दिस इंप्लाइज दैट यहां देखना हमारे पास बचा वन माइनस म्यू अपॉन लैम्डा डी टू आर डी टी टू इज इक्वल टू उधर के हिस्से में इसी तरीके से डी आर डी टी होल स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं और सिर्फ डी आर डी टी होल स्क्वायर ही चाहे और वन अपॉन आर भी बाहर निकालते हैं, तो इधर से निकाला वन अपॉन आर को बाहर, ब्रैकेट के अंदर में देखना जो बचा वन अपॉन बाहर निकला तो म्यू अपॉन लैम्डा डी आर डी टी होल स्क्वायर बाहर किए हुए हैं तो इधर केवल म्यू अपॉन लैम्डा और इधर के हिस्से में प्लस वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर और इधर हो गया डी आर डी टी होल स्क्वायर। ये रहा। अगला काम ये होगा, ये जो आगे कांस्टेंट वाले हिस्से आ रहे हैं, इस कांस्टेंट वाले हिस्से को हम थोड़ी देर के लिए कैपिटल पी मान लेते हैं और ये जो कांस्टेंट वाला हिस्सा आया है इतने हिस्से को हम कैपिटल क्यू मान लेते हैं। लिखो इसे ऐसे, इतना मानते हैं हमारे पास बचेगा, दिस इंप्लाइज दैट इसकी जगह पर p रख देते हैं, कांस्टेंट ही है, तो p डी टू आर डी टी टू ये हिस्सा हुआ, ठीक, इज इक्वल टू वन अपॉन आर और उधर के हिस्से से यानी सीधे सीधे q अपॉन आर लिखा जा सकता है, तो q अपॉन आर लिखते रहे, q अपॉन आर डी आर डी टी होल स्क्वायर ऐसे से। और एक बात ये किनारे लिख देना, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट, वेयर कैपिटल P एंड कैपिटल Q आर कांस्टेंट। सारे कांस्टेंट हम जितना हो सकता है उतना ज्यादा कांस्टेंट को समेटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट फैले रहेंगे तो कहीं ना कहीं पर वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसीलिए कांस्टेंट को समेटते हुए फिर वापस देखना, p को इधर लेकर के आते हैं, q अपॉन p हुआ, q कांस्टेंट p कांस्टेंट, q अपॉन p भी कैसा होगा कांस्टेंट, यानी q अपॉन p को हम एक नया कांस्टेंट गामा मान लेते हैं, यानी इसी को लिखा जा सकता है, दिस इंप्लाइज दैट d2r dt2 इज इक्वल टू 1 अपॉन r कैपिटल Q अपॉन कैपिटल P dr dt होल स्क्वायर, ठीक।
ये हिस्सा बन गया, implies that d2r dt2 is equal to q अपॉन p, इसको गामा मान रहे हैं तो ये हो गया गामा अपॉन स्मॉल r dr dt होल स्क्वायर यानी वेयर, यहीं पर बता दिए हैं, वेयर q अपॉन कैपिटल P इज इक्वल टू गामा। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, ये dr dt होल स्क्वायर है तो एक dr dt निकाल के यहाँ पर डिवाइड लगा देते हैं, यानी लिखा जा सकता है दिस इंप्लाइज दैट d2r dt2 डिवाइडेड बाई dr dt और उधर जो बचा उधर का हिस्सा लिख देते हैं, उधर बच रहा है गामा बाई r, गामा अपॉन r और dr dt। बस इस पूरे हिस्से को इंटीग्रेट कर दो। देखना इंटीग्रेटिंग इट और अगर ध्यान दो तो इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, ये लिखा गया है नीचे कोई क्वांटिटी है और ऊपर उसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव लिया गया है। तो जब नीचे वही क्वांटिटी है, जैसे नीचे हम कहते हैं नीचे x है और ऊपर हम इसका डेरिवेटिव रख दिए हैं dx, तो ये पूरा किस, अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा log x। जब log x का डिफरेंशिएशन करो, log x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1 अपॉन x और फिर x का डिफरेंशिएशन dx। इसी हिसाब से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इंटीग्रेट करने पर हमारे पास यहां आएगा log of dr dt, ये इस हिस्से का है। इसी तरीके से उस हिस्से का इंटीग्रेशन करो, उधर का इंटीग्रेशन करेंगे तो गामा तो कांस्टेंट है, गामा तो बाहर रहा, लिखा गया है 1 अपॉन r dr dt, तो 1 अपॉन r dr dt यानी ये आएगा log r और एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, कांस्टेंट इस बार log जीटा ऐड कर दे रहे हैं। इंटीग्रेशन करने पर आया log dr dt इज इक्वल टू गामा कांस्टेंट बाहर 1 अपॉन r dr dt, इसका इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रेशन, अच्छा इसको ऐसा भी, अगर इसमें किसी को दिक्कत लगी हो तो इसे कुछ ऐसा लिखा गया है dr dt r और उसके बाद इंटीग्रेशन किया गया है, ठीक। log जीटा जहां पर लिख देना वेयर जीटा इज कांस्टेंट, वेयर जीटा इज कांस्टेंट। जिसको ये जीटा मानने में दिक्कत हो जीटा की जगह पर कुछ भी लिख सकता है, ठीक। तुम्हारी मर्जी, जीटा की जगह पर लैम्डा 1 कर दो, क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी मान चुके हैं इसीलिए लैम्डा नहीं लगाए हैं, ठीक। या log c ही ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर इस log को हटाया जाए तो log हटाने पर देखो कितना बनेगा, उधर तो दोनों साइड का log है तो ये लिखा गया है log r टू द पावर गामा, यानी दिस इंप्लाइज दैट dr dt इज इक्वल टू, इधर के हिस्से में r टू दी पावर गामा और साथ में है जीटा, तो log r टू दी पावर गामा प्लस log जीटा, यानी कि जीटा इंटू r टू दी पावर गामा, और log को हटा दिया दोनों साइड से। इस पूरे हिस्से को उठाओ dr dt और इसे इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल कर लो। अगर इक्वेशन नंबर 1 में आता हो तो अभी मैं इक्वेशन नंबर 1 को देखा भी गया था, r डॉट इज इक्वल टू लैम्डा r थीटा डॉट था, यानी r डॉट इज इक्वल टू लैम्डा r थीटा डॉट, ये दिया गया था, ठीक। इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, लिखो यूजिंग इट इन इक्वेशन 1, यूजिंग इट इन इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन नंबर 1 सामने मौजूद है। रख दो dr dt की वैल्यू, dr dt की वैल्यू रखेंगे तो r डॉट की जगह पर b गेट यहाँ r डॉट की जगह पर आएगा जीटा r टू दी पावर गामा इज इक्वल टू, बाकी बचा हुआ हिस्सा लैम्डा r डॉट यानी कि d थीटा dt, ये दिस इंप्लाइज दैट यहां से r d थीटा dt r d थीटा dt इज इक्वल टू, नीचे वाला हम हटा दे रहे हैं,
आर डी थीटा डी टी इज इक्वल टू जीटा अपॉन लैम्डा आर टू द पावर गामा, जीटा अपॉन लैम्डा आर टू द पावर गामा लिखा जा सकता है। जीटा अपॉन लैम्डा कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट की जगह पर अगर हम कोई नया कांस्टेंट ऐड करें, जैसे दिस इज इक्वल टू जीटा डैश ऐड कर दे रहे हैं, जीटा डैश और आर टू द पावर गामा यहां पर लिख देना, वेयर जीटा डैश इज इक्वल टू जीटा अपॉन लैम्डा। तो फाइनली हमको मिलता है दिस इंप्लाइज दैट आर डी थीटा डी टी इज इक्वल टू जीटा डैश आर टू द पावर गामा। एक होती है रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी होती है डी आर डी टी, और दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो होती है आर डी थीटा डी टी, आर डी थीटा डी टी। और ये वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट हैं, पहला कंपोनेंट रेडियस वेक्टर के अलोंग होता है, दूसरा कंपोनेंट रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो जिस दिन टोटल वेलोसिटी की डिमांड की जाएगी, टोटल वेलोसिटी कितनी होगी, उस दिन हम जानते हैं टोटल वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर। हमारे पास आर डी थीटा डी टी ट्रांसवर्स वेलोसिटी मौजूद है, डी आर डी टी भी हमारे पास मौजूद है, दोनों वेलोसिटी मौजूद है, तो टोटल वेलोसिटी का कैलकुलेशन किया जा सकता है। शुरुआत करते हैं यहीं से। लिखना therefore resultant velocity is equal to therefore resultant, अच्छा जिन लोगों को इसमें दिक्कत लगे कि जीटा डैश से उनको दिक्कत हो रही है तो इसको अल्फा भी मान सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी रखा जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। जैसे अभी हम जीटा डैश रख दिए हैं, तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ पर अल्फा रख लेना, ये जीटा डैश की जगह पर अल्फा पुट कर दो, तब पर भी अपना काम बन जाएगा। अप्लाई करते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी डी आर डी टी का होल स्क्वायर और फिर ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर डी थीटा डी टी का होल स्क्वायर, अंडर रूट रेडियल वेलोसिटी होल स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का होल स्क्वायर, यानी दिस इज इक्वल टू अंडर रूट रेडियल वेलोसिटी डी आर डी टी होल स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर डी थीटा डी टी, आर डी थीटा डी टी होल स्क्वायर। चल वैल्यू पुट करते हैं, डी आर डी टी ये सामने पड़ी हुई है, जीटा आर टू द पावर गामा और आर डी थीटा डी टी यहाँ पड़ा है जीटा डैश आर टू द पावर गामा, दोनों वैल्यू उठा करके पुट करते हैं। ये आएगा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट डी आर डी टी की वैल्यू जीटा आर टू द पावर गामा यानी जीटा और आर टू द पावर गामा का होल स्क्वायर प्लस आर डी थीटा डी टी की वैल्यू सामने पड़ी हुई है जीटा डैश आर टू द पावर गामा, जीटा डैश ये डिफरेंशिएशन का साइन नहीं है, ये कांस्टेंट है, आर टू द पावर गामा टोटल का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो इसी को, ये हमारे पास आएगा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट जीटा स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 2 गामा, आर टू द पावर गामा होल स्क्वायर दैट इज आर टू द पावर 2 गामा प्लस जीटा डैश स्क्वायर और फिर आर टू द पावर 2 गामा। ध्यान दें तो आर टू द पावर 2 गामा कॉमन आ सकता है, यानी दिस इज इक्वल टू अंडर रूट जीटा स्क्वायर प्लस जीटा डैश स्क्वायर, ठीक, और r टू द पावर 2 गामा यानी r टू द पावर गामा का होल स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो इनटू r टू द पावर गामा। हाँ, यानी रेडियल वेलोसिटी हमको सॉरी टोटल वेलोसिटी हमें मिल चुकी है, देयरफॉर रिजल्टेंट वेलोसिटी देखना, रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू r टू द पावर गामा, ये इसकी जगह पर लिख रहे हैं कांस्टेंट इनटू आर टू द पावर गामा, यानी सही सही देखा जाए तो लिखा गया है रिजल्टेंट वेलोसिटी
प्रोपोर्शनल टू द रेडियस वेक्टर आर टू द पावर गामा। यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था। ठीक, रिजल्टेंट वेलोसिटी रेडियस वेक्टर की सम पावर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, यानी आर टू द पावर गामा अगर ये बढ़ेगा तो रिजल्टेंट वेलोसिटी भी बढ़ेगी, आर टू द पावर गामा कम होगा तो रिजल्टेंट वेलोसिटी भी कम होगी। ये प्रूफ हो गया। अगला प्रॉब्लम नंबर 6 नोट करो। प्रॉब्लम नंबर 6 है द एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन कर्व। एक पॉइंट है जो किसी प्लेन कर्व पर मूव कर रहा है, उसके एक्सेलरेशन को इज रीसॉल्व्ड, दो हिस्से में तोड़ा गया है, इनटू द टू कंपोनेंट, इज रीसॉल्व्ड इनटू द टू कंपोनेंट, वन पैरेलल टू द इनिशियल लाइन, जो पहला कंपोनेंट होगा वो पैरेलल है इनिशियल लाइन के, एंड द अदर, और जो दूसरा घटक हो रहा है अलोंग द रेडियस वेक्टर, वो रेडियस वेक्टर के अलोंग है। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, दीज कंपोनेंट्स आर दिस एंड दिस, यानी जो इनिशियल लाइन के पैरेलल है वो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ये होगा, और जो रेडियस वेक्टर के अलोंग है वो कंपोनेंट ये होगा। फिगर समझना। न्यूमेरिकल कहता है कि पार्टिकल किसी प्लेन कर्व पर मूव कर रहा है, हम मानते हैं ये हमारा प्लेन कर्व है और पार्टिकल इस पर मूव कर रहा है, पर्टिकुलर किसी टाइम टी पर पार्टिकल की पोजीशन कैपिटल पी है, कैपिटल, तो जो रेडियस वेक्टर है वो इनिशियल लाइन के साथ थीटा एंगल फॉर्म करता है। ऐसे केस में जो पी के कोऑर्डिनेट होंगे पोलर कोऑर्डिनेट, वो होंगे आर थीटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट लिया। अब दो कंपोनेंट हैं एक्सेलरेशन के, पहला कंपोनेंट कह रहे हैं कि वो इनिशियल लाइन के पैरेलल है, तो इनिशियल लाइन के पैरेलल जो कंपोनेंट आ रहा है एक्सेलरेशन का उसको हम F1 मान रहे हैं, और जो दूसरा कंपोनेंट रेडियस वेक्टर के अलोंग है उसको हम F2 मान रहे हैं। ये दो बातें हुई, अभी इन पर ध्यान मत देना ये क्या लिखा गया है, वापस सुनना। इनिशियल लाइन OX है, पार्टिकल किसी प्लेन कर्व पर मूव कर रहा है, पर्टिकुलर किसी टाइम टी पर पार्टिकल की पोजीशन कैपिटल P है, और जब पार्टिकल की पोजीशन कैपिटल P है तो P के कोऑर्डिनेट हम लोग मानते हैं r, थीटा है। पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो टोटल दो कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। पहला कंपोनेंट इनिशियल लाइन के पैरेलल है, ये इनिशियल लाइन के पैरेलल कंपोनेंट को हमने F1 नाम दिया है, फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन है। दूसरा रेडियस वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट है उसको हम लोगों ने F2 नाम दिया है। अब अगली बात, जो F1 है इनिशियल लाइन के पैरेलल, चूंकि ये एंगल थीटा है इसलिए ये एंगल भी थीटा होगा, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टूटेगा वो भी रेडियस वेक्टर के अलोंग टूटेगा F1 cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट टूटेगा अगर वो थीटा इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होता तो वो पॉजिटिव लिया जाता है, लेकिन आज की तारीख में वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ आ रहा है यानी रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन होता है वो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता है। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन F1 के लिए, F1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, -F1 sin थीटा। वापस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रेडियस वेक्टर के अलोंग गया F1 cos थीटा, यानी रेडियस वेक्टर के अलोंग दो कंपोनेंट काम कर रहे हैं। पहला जो दिया गया है रेडियस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट F2, दूसरा F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F1 cos थीटा। तो इसका मतलब रेडियस वेक्टर के अलोंग टोटल दो कंपोनेंट आए, टोटल कंपोनेंट होगा F2 प्लस, यानी टोटल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस वेक्टर F2 प्लस F1 cos थीटा, और F1 का वर्टिकल कंपोनेंट होगा F1 sin थीटा, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर नीचे की डायरेक्शन में। ऊपर की डायरेक्शन होता तो थीटा इंक्रीजिंग डायरेक्शन थी, पॉजिटिव लिया जाता, चूंकि नीचे की साइड में थीटा डिक्रीजिंग डायरेक्शन है तो माइनस साइन के साथ आएगा -F1 sin थीटा। न्यूमेरिकल नोट करो और ये प्रॉब्लम लिख लो, उसमें सॉरी ये फिगर बना लो, फिर आगे चलते हैं। सॉल्व करते हैं। टोटल दो चीजें इसमें निकालनी है। पहला उस कंपोनेंट को, एक्सेलरेशन के उस कंपोनेंट को निकालना है जो कि इनिशियल लाइन के पैरेलल है यानी F1 कैलकुलेट करना है। दूसरा रेडियस वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट जा रहा है F2, इसे कैलकुलेट करना है, F1 cos थीटा नहीं, यानी हमें ये F2 प्लस F1 cos थीटा ये पूरा नहीं कैलकुलेट करना, हमें बारी बारी पहला F1 कैलकुलेट करना है, दूसरा F2 कैलकुलेट करना है। शुरुआत करते हैं।
F1। ये याद रखना, जो रेडियस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट होते हैं, सॉरी, जो रेडियस वेक्टर के अलोंग एक्सिलरेशन होगा वो रेडियल एक्सिलरेशन। तो टोटल रेडियल एक्सिलरेशन की अगर बात करें तो टोटल रेडियल एक्सिलरेशन है F2 प्लस F1 cos थीटा। लेकिन एक्सिलरेशन के सिर्फ एक कंपोनेंट की बात करें जो रेडियस वेक्टर के अलोंग है वो F1 का है, तो वो है, सॉरी, रेडियस जो दिया गया है न्यूमेरिकल में दो बातें हैं। एक्सिलरेशन के दो हिस्से टूटे हैं। पहला हिस्सा रेडियस वेक्टर के अलोंग गया है जिसे हम लोगों ने F2 नाम दिया है। दूसरा हिस्सा जो इनिशियल लाइन के पैरेलल गया है उसे हम लोगों ने F1 नाम दिया है। लेकिन ये रेडियस वेक्टर के अलोंग F2 गया है। जिस दिन F1 को देखा जाता है तो F1 के दो कंपोनेंट टूटते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F1 cos थीटा टूटता है। इसका मतलब रेडियस वेक्टर के अलोंग टोटल दो लोग आते हैं, F2 और F1 cos थीटा। तो जो रेडियल एक्सिलरेशन होगा वो होगा F2 प्लस F1 cos थीटा। इसमें से हमें F1 और F2 यही दो चीजें कैलकुलेट करनी है। शुरुआत करते हैं इसकी। लिखना, लेट एट टाइम t let at time t position of particle be position of particle b कैपिटल P कोऑर्डिनेट r थीटा। ठीक, कंपोनेंट की बात करते हैं। कंपोनेंट ऑफ एक्सिलरेशन पैरेलल टू इनिशियल लाइन OX, इनिशियल लाइन OX इज F1। पहला काम ये बताए, पार्टिकल किसी प्लेन कर्व पर मूव करता है, पर्टिकुलर किसी टाइम t पर उसकी पोजीशन कैपिटल P r थीटा है। दूसरी बात, जो उसका कंपोनेंट एक्सिलरेशन का कंपोनेंट जो होगा, एक्सिलरेशन का कंपोनेंट इनिशियल लाइन के पैरेलल, उसे नाम देते हैं F1। इसी तरीके से जो रेडियस वेक्टर के अलोंग है उसे F2 कहते हैं। एंड अलोंग टू रेडियस वेक्टर, अलोंग टू रेडियस वेक्टर इज F2। और जो हिस्सा या जो रिजल्ट पार्ट रेडियस वेक्टर के अलोंग है उसको नाम देते हैं F2। अब F1 की बात करते हैं। तो F1 का एक कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल होगा एक वर्टिकल। तो F1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो F1 cos थीटा है और वो रेडियस वेक्टर के ही अलोंग है। उसको भी यहीं पर लिख लेते हैं। रिजल्ट पार्ट ऑफ F1 along to the radius vector is F1 cos थीटा। ये इतनी बातें जो फिगर से सामने आएंगी। रेडियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि रेडियल एक्सेलरेशन कितना है। रेडियल एक्सेलरेशन का वो हिस्सा होता है जो रेडियस वेक्टर के अलोंग काम करता है। और इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। और ये हमारे पास मौजूद है, ये रहा। रेडियस वेक्टर के अलोंग एक तो काम कर रहा है F2, दूसरा काम कर रहा है F1 cos थीटा, और दोनों की डायरेक्शन सेम टू सेम है। इसका मतलब हमें मिलता है, दिस इंप्लाइज दैट r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 प्लस F1 cos थीटा। ये रहा। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इक्वेशन नंबर 1।
इसी तरीके से ट्रांसवर्स का हिस्सा वो होता है जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर काम करता है, और रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर एक काम कर रहा है -f1 sin थीटा, ठीक ना। एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है 1/r d dt r स्क्वायर थीटा डॉट, r स्क्वायर थीटा डॉट, और इसकी वैल्यू है -f1 sin थीटा, वैल्यू पुट करते हैं, यानी दिस इंप्लाइज दैट 1/r d dt of r square theta dot is equal to -f1 sin theta, -f1 sin थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमें f1 और f2 इन्हीं दोनों को कैलकुलेट करके निकालना है। अगर इक्वेशन नंबर 2 से देखें तो f1 की वैल्यू मिल चुकी है इतना, फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन नंबर 2 से f1 को कैलकुलेट किया जाए तो माइनस साइन थीटा को इधर लेकर के आते हैं, f1 इज इक्वल टू -1/r साइन थीटा, और बाकी हुई बची हुई चीजें ये डी डी टी ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट, डी डी टी ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट, और हमें ये वैल्यू यही निकालनी थी, यानी एक्सीलरेशन का वो हिस्सा जो कि इनिशियल लाइन के पैरेलल है f1, उसकी वैल्यू आती है -1/r sin थीटा डी डी टी ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट, जो कि हमको निकालनी थी, विच इज रिक्वायर्ड एक्सीलरेशन पैरेलल टू इनिशियल लाइन, which is required acceleration parallel to initial line। ये f1 हुआ। अब इसी तरीके से f2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। f2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए f1 और f2 के बीच का एक रिलेशन क्या है, पहला वाला, इसी में f1 की वैल्यू को इस्तेमाल कर लेते हैं। लिखना यूजिंग इट इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल करने पर रखो पहले इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 को पहले ही सॉल्व कर लेते हैं f2 के फॉर्म में, यानी हमें मिलेगा r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, इसको इधर लाते हैं -f1 cos थीटा, और ये वैल्यू है किसकी, f2 की, यानी f2 इज इक्वल टू r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर माइनस f1 cos थीटा। अब f1 की वैल्यू को पुट करते हैं तो यह मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट f2 इज इक्वल टू r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, और f1 की वैल्यू पुट करें तो f1 की वैल्यू है माइनस दिस माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा प्लस, और cos थीटा पहले लिखते रहे प्लस cos थीटा, और विद इन ब्रैकेट f1 की वैल्यू रखते हैं, f1 की वैल्यू है 1/r sin थीटा और डी डी टी ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट, r स्क्वायर थीटा डॉट। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट f2 इज इक्वल टू r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक, cos थीटा बटे sin थीटा दैट इज इक्वल टू cot थीटा, तो ये हो गया cot थीटा अपॉन r प्लस cot थीटा अपॉन r, और बाकी बची हुई चीजें डी डी टी ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट। और न्यूमेरिकल में अगर जा करके देखो तो यही वैल्यू हमको लेकर आनी थी। ये एक्सेलरेशन का वो पार्ट है जो रेडियस वेक्टर के अलोंग है, बस ये चीजें न्यूमेरिकल में आगे लिखी गई थी, cot थीटा बाई r डी डी टी ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट प्लस r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर।
ये पहला आ गया, ये दूसरा आ गया, आंसर हो चुका है इस पर आंसर।